हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे न्यूक्लियर साइज, नाभिक के आकार और इसके साथ ही अपन लोग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के घनत्व पर बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन लोगों ने न्यूक्लियस, नाभिक से संबंधित ठीक उसके इंट्रोडक्शन पर अपन लोगों ने बात करी थी, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद जेम्स चैडविक आए, जेम्स चैडविक के साथ 1932 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है, जिसमें अपन लोगों को पता लगा कि जो अपने पास न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन तो होता ही होता है, साथ में उसके साथ एक चार्जलेस पार्टिकल अपन लोगों के पास न्यूट्रॉन भी होता है, आवेशहीन कण न्यूट्रॉन भी होता है। और अपन लोगों ने बात भी करी थी कि जो अपन लोगों के पास साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो अपन लोगों के पास साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये अपन लोगों ने बात करी थी, ठीक, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करा था रदरफोर्ड ने, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है तो वो 10⁻⁻15 मीटर। और अपन लोगों ने बात करा था कि जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, मतलब जो नाभिक का आकार होता है वो एक तरीके से परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। तो ये तो अपन लोगों ने प्रैक्टिकली बात करी थी, लेकिन फैक्ट है कि अपन लोगों को इसको मैथमेटिकली भी तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अगर मुझे न्यूक्लियर साइज को डिफाइन करना है तो आप खुद देखो कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जो भी मेरे पास न्यूक्लियस है, जो भी मेरे पास न्यूक्लियस है, इसमें मेरे पास आप सबको पता है प्रोटॉन भी है तो साथ में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है तो साथ में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है तो साथ में न्यूट्रॉन भी है। तो ये मेरे पास एक तरीके से क्या होता है, मेरे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। एक तरीके से ये क्या होता है, मेरे पास सेंट्रल कोर होता है, केंद्रीय भाग होता है, ठीक, और जिसका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है कि नहीं होता है। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो भी न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं, जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं, ठीक ना, कि मैं बात करूं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो मैं बोलूंगा Z, क्या बोलूंगा मैं Z। और अगर मेरे से कोई पूछे कि नहीं आप तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल N से। और मेरे से कोई पूछे कि नहीं आप तो दोनों की नंबर एक साथ बताओ तो मैं डायरेक्ट किससे रिप्रेजेंट करूंगा, A से रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं करूंगा। और A इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, Z प्लस N हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिसको मैंने एक तरीके से क्या बोलता हूं, क्या बोलता हूं इसको मैं, मास नंबर बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, द्रव्यमान संख्या। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, फैक्ट है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इंक्रीज होते हैं तो फैक्ट है कि जैसे जैसे इसके अंदर अगर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फैक्ट है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, आप लोगों के पास बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जो अपन लोगों के पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मैं लिख देता हूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, नाभिक का आयतन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, मास नंबर के, मास नंबर के। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस नाभिक का आयतन भी आप लोगों के पास बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इट मींस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। इट मींस नाभिक का आयतन समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान संख्या के। तो ऐसी कंडीशन पे अब आपको पता है कि मेरे पास मान लेता हूं कि जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का रेडियस आप लोगों के पास कितना है, कैपिटल R, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू A हो जाएगा। अब देखो 4/3 पाई, 4/3 और पाई कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है कि नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं R क्यूब, और इन सबको इस प्रोपोर्शनल पे डाल देता हूं तो ये हो जाएगा R क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो ऐसी कंडीशन पे R इक्वल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1/3। तो ऐसी कंडीशन पर R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R नॉट A की पावर 1/3 हो जाएगा। आई बात समझे आप लोगों को कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R नॉट A की पावर 1/3
3 हो जाएगा। तो ये जो आर नॉट अपन लोगों के पास होता है, ये आर नॉट एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होता है, इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा आप लोगों के पास कांस्टेंट होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होगा। ठीक, और आप सबको पता होना चाहिए कि जो 10⁻⁻15 मीटर होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 फर्मी के इक्वल लिख सकता हूं। अरे बस में तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं एक तरीके से 1.2 फर्मी भी लिख सकता हूं। ठीक, तो ये जो आर नॉट होता है, ये आर नॉट एक तरीके से क्या होता है, मिनिमम रेडियस होता है। क्या होता है आप लोगों के पास, मिनिमम रेडियस, न्यूनतम त्रिज्या होती है, मिनिमम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की न्यूनतम त्रिज्या होती है आप लोगों के पास ही। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास एक फॉर्मूला बना है कि R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आगे पास में इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आपके पास जो भी न्यूक्लियस है, ठीक है ना, वो एक तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, मास नंबर पर, द्रव्यमान संख्या पे निर्भर कर रहा है। और जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? तो मैंने यहां पे क्या देखा, और ये फैक्ट है, आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास कोई एक रूम है जिसमें 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक, अगर मेरे पास 20 आ गए तो जस्ट डबल रूम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा आगे पास में? तो उस रूम में 20 हो गए। अब अगर 40 आ गए मतलब 20 और आ गए तो फैक्टर फिर डबल करना पड़ेगा मुझे। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, अब वहां पे स्टूडेंट, जो क्लास में एक स्टूडेंट बैठा हुआ एक तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है मेरे लिए, और वो जिस क्लास में बैठे हैं वो वॉल्यूम हो गया। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे मेरे को क्लासरूम का साइज भी क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वही चीज यहां पे एटम के लिए, कि अगर एटम के पास न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इट मींस न्यूक्लियॉन्स है उसके अंदर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे बढ़ेंगे, अब आप खुद को पता है कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ता जाता हूं, ठीक है ना, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से और आगे की तरफ बढ़ता जाता हूं, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो फैक्ट है जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, वो जो आकार होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग वो क्या होता जाता है आप लोगों के पास, इंक्रीज होता जाता है। और यही रीजन है, अपन लोगों ने क्या बोला कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आयतन होता है वो समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान संख्या के, मास नंबर के। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपन। अब अपन बात करते हैं सेकंड, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। अब आपको पता है डेंसिटी, घनत्व, आप सबको पता होता है कि डेंसिटी और घनत्व की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रो इक्वल टू एम अपॉन में वी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक, इट मींस जो मेरे पास डेंसिटी होगी, मतलब जो घनत्व होगा मेरे पास, इट मींस डेंसिटी इक्वल टू, घनत्व इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन, मतलब नाभिक का द्रव्यमान बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आयतन। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब आप बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास सपोज ये न्यूक्लियस है जिसका रेडियस मैंने मान लिया कि इसके सेंटर से इसका रेडियस, त्रिज्या कितनी है, r, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कौन है इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब आप सबको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। और आप सबको पता होता है कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वो होता है 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर मैं इन दोनों को बहुत ध्यान से देखूं तो मेरे को लगता है, मतलब है तो अपन क्या देखते हैं कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वो लगभग लगभग बराबर है किसके, प्रोटॉन के मास के। दोनों के मास लगभग लगभग बराबर, देखो आप लोग। तो ऐसी कंडीशन पे अपन यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि दोनों के मास नियरली, मतलब एक दूसरे के लगभग लगभग क्या है, बिल्कुल एक समान है, और अपन उसको किसके बराबर मान लेते हैं, m के बराबर मान लेते हैं।
आगे बात समझ में आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक, और एक न्यूक्लियन का मास, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान मेरे पास कितना है, m। बात समझना, ठीक है ना। यह एक तरीके से क्या हो गया, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इस न्यूक्लियस का टोटल मास बताओ, टोटल द्रव्यमान कितना होगा, तो आप बहुत ध्यान से देखना है कि एक न्यूक्लियन का मास कितना है, m। और आपको पता है कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं आप लोगों के पास, ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू कितना होता है, n प्लस जेड होता है कि नहीं होता है। आई बात में कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस टोटल, आपसे पूछ रहे कि इस टोटल न्यूक्लियस का द्रव्यमान बताओ, तो द्रव्यमान बताने के लिए मैंने क्या करा, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान मुझे पता है कितना n। अब इसमें टोटल कितने न्यूक्लियन है, कितने अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियंस है, तो मेरे पास कितने न्यूक्लियंस है, a। क्योंकि जो a होता है ये होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसके इक्वल होती है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। आगे बस में तो मेरे पास टोटल एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान है ही सही और टोटल संख्या है ही सही, तो मेरे पास कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे पास a इंटू m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक तरीके से टोटल मास निकल के आएगा कि नहीं आएगा, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का, नाभिक का कुल द्रव्यमान। जैसे एक एग्जांपल देखा था, मान लीजिए एक रूम है, उस रूम में जितने भी बच्चे बैठे, स्टूडेंट बैठे, सबका द्रव्यमान मास इक्वल है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का मास है m। तो बाहर से अगर कोई पूछता है कि आप तो इस क्लासरूम का टोटल मास बताओ, तो अपन को एक बच्चे का मास पता है m, अपन नंबर काउंट कर लेंगे कि टोटल कितने, 10 स्टूडेंट हैं, तो टोटल मास कितना हो गया, 10 इंटू m हो गया कि नहीं हो गया। तो वही तो अपन ने यहां पे कहा कि एक न्यूक्लियन का मास कितना है, एक न्यूक्लियन का मास कितना है, m। टोटल कितनी संख्या है, a, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, a इंटू m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना, तो यहां पे देखना रो इक्वल टू m इंटू a अपॉन में वॉल्यूम कितना है आप लोगों के पास, वॉल्यूम कितना लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब आप सबको पता है, ठीक है ना, वी नो दैट r इक्वल टू कितना होता है, r नॉट a की पावर 1/3 होता है कि नहीं होता है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, देन रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma अपॉन में 4/3 पाई r नॉट a की पावर 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। तो अब अगर ये क्यू अंदर आएगा तो देखना अब आप लोग, जो वैल्यू अपन लोगों के पास आएगी, रो इक्वल टू हो जाएगा ma अपॉन में 4/3 पाई और ये हो जाएगा r नॉट क्यूब इंटू a से a कैंसिल हो गया, देन रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, m अपॉन में 4/3 पाई r नॉट क्यूब। अब आप देखो m कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, m कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और r नॉट की वैल्यू आप सबको पता है, अभी लिखे हैं आप लोगों, r नॉट इक्वल टू कितना होता है, 1.2 फर्मी होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे सारी वैल्यू है कि नहीं कांस्टेंट, तो ऐसी कंडीशन पे मुझे पता लगा कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है, नाभिक का जो घनत्व होता है, वो आप लोगों के पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब सारी वैल्यूज आपको पता है और जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.30 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आप लोगों के पास आएगी। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, मतलब कि जो आप लोगों के पास डेंसिटी है, घनत्व है, नाभिक का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है, आप बिना किसी टेंशन के बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मतलब एक तरीके से वो द्रव्यमान संख्या पे निर्भर नहीं करती है। नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पे निर्भर नहीं करता है। अरे बस में, क्योंकि अपने पास रेडियस जो आई थी r इक्वल टू कितना आया था, r नॉट a की पावर 1/3। अब आप देखो जो भी अपन न्यूक्लियस पढ़ेंगे, जब भी नाभिक पढ़ेंगे, मेन कौन होगा, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों आ जाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या भी आ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या भी आ जाएगी, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। अब इसमें से a गायब हो गया, इसमें से a गायब हो गया, इट मींस जो आपके पास घनत्व है वो, और ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो चेंज हो, तो फैक्टर वो तो एक तरीके से कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या होगा कि जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी हाइड्रोजन एटम की होगी, बहुत ध्यान से सुना, जो डेंसिटी हाइड्रोजन एटम की होगी वही की वही डेंसिटी सोने का जो एटम होगा, या जो सोने का एटम का जो न्यूक्लियस होगा
उसकी डेंसिटी और जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के जो नाभिक का घनत्व होगा वही का वही घनत्व किसका होगा, सोने के परमाणु के नाभिक के घनत्व के बराबर होगा। तो चाहे आप हल्के पे जाओ, हल्के नाभिक पे जाओ, चाहे भारी नाभिक पे जाओ, उनका घनत्व क्या होगा, सेम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा, ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा आप लोगों के पास। और ये तो अपन बात कर चुके ना, ये तो अपन लोग रेडियस में पहले ही बता चुके कि जैसे जैसे मास नंबर, द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों के पास, ठीक है ना, वॉल्यूम, आयतन बढ़ता जाएगा। अब फैक्ट है कि अगर आयतन बढ़ रहा है, अरे बस में अगर आयतन आप लोगों के पास बढ़ता जा रहा है तो फैक्ट है कि जो घनत्व है, अब फैक्ट है, देख लो नीचे आ रहा है v, तो जैसे जैसे आपके पास इंक्रीज होता जा रहा है वॉल्यूम, तो डेंसिटी उसी लेवल पर। अब जब वॉल्यूम कम था, ठीक ना, तो डेंसिटी उस रेंज में थी। अब जब आप लोगों के पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी और मास अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। इस देखो यहां पे एडजस्ट करा नहीं करा, ऑटोमेटिकली ए गायब हो गया। तो जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो आप लोगों के पास क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मींस जो हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक का जो घनत्व होगा वही का वही घनत्व अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जो आप लोगों के पास सोने का एटम है, ठीक है ना, गोल्ड के एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी के इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? देखो जल्दी से इसको एक बार। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ मास नंबर 8। मतलब अपन लोगों को क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। और किसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, उस नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी द्रव्यमान संख्या आप लोगों के पास कितनी है, 8 है। आई बात में? इट मींस अपन लोगों को a की वैल्यू दे रखी है, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। और अपन लोगों को रेडियस r कैलकुलेट करना है कि r का वैल्यू अपन लोगों के पास कितना होगा। तो अपन सबको पता है, अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा, r नॉट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं अपन लोग, 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक। और a की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 की पावर 1/3। तो ऐसी कंडीशन हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15। अब a की जगह, 8 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है ना। 2 की घात 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, 1/3। अब देखो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 हो जाएगा 2 की पावर 2 की घात 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो r इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और आप सबको पता होता है कि 10⁻⁻15 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 फर्मी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो r की वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगी 2.4 फर्मी। आई नहीं आई बात समझ में? देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टंगस्टन एंड आयरन। तो अपन लोगों को 2 न्यूक्लियस दे दिए, एक तो दे दिया अपन लोगों को आयरन का और एक दे दिया टंगस्टन का न्यूक्लियस, ठीक है ना। 2 नाभिक दे दिए अपन लोगों को आयरन का और टंगस्टन का, और उन दोनों की त्रिज्याओं का अपन लोगों को क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है कि इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आप लोगों के पास कितना होगा। तो पहले अपन टंगस्टन को देखते हैं, ठीक है ना। ये 189 और यहाँ पे कितना हो गया, 74। तो ऐसी कंडीशन पे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर A1 इक्वल टू कितना हो गया, 189 हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मैं बात करता हूं आयरन के लिए तो ये जाएगा 26 Fe 56 हो जाएगा, और यहाँ पे A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 56 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। A1 A2 की वैल्यू आ गई, तो यहां से मैं R1 लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R नॉट A1 की पावर 1/3, और यहां पर R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R नॉट A2 की पावर 1/3। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, इन दोनों का, देन R1 अपॉन में R2 इक्वल टू R नॉट A1 की पावर 1/3 अपॉन में R नॉट A2 की पावर 1/3। R नॉट से R नॉट कैंसिल, ठीक। अब A1 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 189
की पावर 1/3 एंड 56 की पावर 1/3। आई बस में। अब 189 को मैं इस तरीके से लिखूं कि पावर 3 कैंसिल हो जाए किसी ना किसी तरीके से, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, देखना 189 और क्या है 56, तो 56 तो हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3, 2 4 8 और 8 इंटू 7 आगे बस में। और यहां पर भी एज इट इज ऐसा कुछ हो जाएगा 3 9 27 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन तब आप देखना ये हो जाएगा 3 अपॉन में, तो इसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पावर को, ठीक है। ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 अपॉन में 2। ऐसी कंडीशन पे जो रेशियो आएगा आपके पास R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास 3/2, इट मींस 1.5। तो इस तरीके से अपन लोगों को क्वेश्चंस करने हैं बेटा, आई बात में। तो अपन लोगों ने क्या देखा कि जो रेडियस होती है आप लोगों के पास, रेडियस की जब भी बात करेंगे, ठीक है ना, तो वो हमेशा याद रखना कि रेडियस की जब भी बात करेंगे तो वो जो भी अपन लोगों के पास मास नंबर है या द्रव्यमान संख्या उसकी घात उसकी पावर के उसकी पावर 1/3 के इक्वल होगा। तो R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3 के इक्वल होगा। और जो डेंसिटी होती है वो हमेशा क्या रहेगी आप लोगों के पास कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक पर बात करो, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस पर बात करो, या फिर आप लोग गोल्ड जो अपने पास गोल्ड का एटम है उसके नाभिक पर बात करो, डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सबकी क्या होगी आप लोगों के पास इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आप लोगों के पास मास नंबर द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप लोगों का आयतन, इट मींस जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता जाता है अपन लोगों के पास इंक्रीज होता जाता है। देखो बेटा इसको एक बार जल्दी से